6 सप्ताह पहले शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट 4 जून को ऐसे क्लाइमेक्स के साथ खत्म हुआ जिसे कोई भी राजनीतिक दल नहीं देखना चाहता। भारतीय संसद में दलीय आधार पर देखा जाए तो इसे फ्रैक्चर मैंडेट कहा जाता है, लेकिन अगर गठबंधन के स्तर पर बात की जाए तो भी एनडीए के लिए स्थितियां बहुत सुखद नहीं कही जा सकती। देश में 6 सप्ताह तक चले चुनाव और सभी 64 करोड़ वोटों की गिनती के बाद आए आंकड़ों ने मुर्दा पड़े विपक्षी राजनीतिक दलों के भीतर हालांकि स्पंदन जरूर पैदा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीती, जो कि भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा में बहुमत के लिए आवश्यक 272 सीटों के आंकड़े से कम है, जिसमें कुल 543 सीटें हैं। अपने सहयोगियों के साथ भाजपा नीत एनडीए ने 292 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीती हैं। ये जादुई संख्याएं 219 के परिणामों से बिल्कुल अलग है। उस वक्त भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, जिनमें से 303 सीटें अकेले भाजपा ने जीती थी। इस बदलाव के कारणों की समीक्षा भी बीजेपी ने शुरू कर दी है, जबकि विपक्षी खेमा इस तरह की चिंता से मुक्त है। इंडिया गठबंधन के नेता परिणाम आने के साथ ही इतने ज्यादा उत्साह से लबरेज हो गए हैं कि जैसे उन्होंने बहुमत का जादुई आंकड़ा यानी 272 पार कर लिया हो, जबकि हकीकत तो ये है कि इंडिया गठबंधन मोदी की सरकार बनाने की राह में रोड़ा तो अटका सकता है, लेकिन खुद वो आंकड़े नहीं जमा कर सकता जिससे उसकी सरकार बन सके। जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, वो 300 पार भी नहीं कर सकी। इतना ही नहीं, विपक्ष ने आखिरी दौर का मतदान खत्म होते ही 295 सीट जीतने का दावा किया था। उसने भी हांफते कांपते 234 का आंकड़ा पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। लेकिन ये हुआ कैसे? आखिर बीजेपी कैसे पिछड़ गई और विपक्ष कैसे अपने दावे से पीछे रह गया? उसके लिए कुछ कारणों पर नजर डालना जरूरी है। उत्तर प्रदेश 2017 से यहाँ भाजपा का राज है। कुल 80 संसदीय क्षेत्र हैं। 24 करोड़ से अधिक लोगों के साथ भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि दिल्ली में कौन शासन करेगा। इसीलिए 2014 में मोदी ने गुजरात के वडोदरा के साथ साथ बनारस से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी परंपरागत सीट अमेठी से लड़े, लेकिन 2019 में राहुल गांधी जब इस सीट से हार गए तो उन्होंने केरल के वायनाड का रुख कर लिया। लेकिन उनको भी जल्दी ये समझ आ गया था, अगर दिल्ली का किला फतेह करना है तो उत्तर प्रदेश को साधना होगा। लिहाजा वो इस बार वायनाड के साथ साथ रायबरेली पहुंच गए। इस तरह उन्होंने उत्तर और दक्षिण एक साथ साध लिए। 2019 में एनडीए ने 64 सीटें जीती, जिनमें से अकेले भाजपा ने 62 सीट पर कब्जा किया था। कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीती, बहुजन समाज पार्टी ने 10 और समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती। लेकिन 2024 का परिणाम बिल्कुल अलग दिख रहा है। सपा ने 37 सीटें और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के हिस्से में 43 सीटें आईं। भाजपा ने 33 सीटें जीती और उसके सहयोगी 3 अन्य सीटों पर आगे रहे। लेकिन इन सबके बीच सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि भाजपा फैजाबाद सीट हार गई, जिस अयोध्या में राम मंदिर है, जिसका मोदी ने जनवरी में अभिषेक किया था। यही राम मंदिर भाजपा के चुनाव अभियान का मुख्य केंद्र भी था। लेकिन 2019 के उलट इस बार सपा और कांग्रेस के बीच साझेदारी पहले की तुलना में बेहतर रही। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच की केमिस्ट्री मजबूत थी और इसका संदेश दोनों नेता नीचे के कार्यकर्ता स्तर तक पहुंचाने में कामयाब रहे। युवाओं में भाजपा के प्रति बढ़ते असंतोष ने भी पार्टी को उत्तरी राज्य में अपना प्रभाव खोने में योगदान दिया। ये सब भाजपा द्वारा जोर दिए जाने वाले हिंदू राष्ट्र के स्वप्न, लोक के भ्रम और बढ़ती बेरोजगारी की वास्तविकता के बीच बेमेल के कारण हुआ। मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने प्रधानमंत्री की 2019 के जीत के अंतर को काफी हद तक कम कर दिया। मोदी ने 5 साल पहले इस सीट पर 5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार उनकी जीत का अंतर महज 1,52,000 वोट था, जबकि राहुल गांधी ने रायबरेली में 3,90,000 वोटों से जीत दर्ज की। और तो और, जिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 2019 में वायनाड जाने पर मजबूर किया था, वो इस बार गांधी परिवार के प्रतिनिधि किशोरी लाल से हार गयी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 2014 के मुकाबले 2019 के चुनावों में काफी सुधार किया था।
उसने पश्चिम बंगाल की 42 संसदीय सीटों में से 19 सीट पर जीत हासिल की, जबकि टीएमसी ने 22 सीटें जीती और कांग्रेस को महज 2 सीटें मिली। लेकिन इस बार हालत ये हो गई कि टीएमसी ने 29 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को केवल 12 सीटें जीतकर संतोष करना पड़ा। केरल राज्य लंबे समय से वामपंथियों का गढ़ रहा है, जहां बीजेपी अपनी हिंदू बहुसंख्यक राजनीति के साथ जीतने के लिए संघर्ष करती रही। इस साल ये तब बदल गया जब पार्टी के सुरेश गोपी ने त्रिशूर निर्वाचन क्षेत्र से 74,686 मतों के अंतर से जीत हासिल की और केरल से भाजपा के पहले लोकसभा सांसद बने। केरल में हिंदू 55% है, उसके बाद मुसलमानों की संख्या 27% और ईसाइयों की संख्या 18% है। दोनों अल्पसंख्यक समूह मिलकर आबादी का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं, जो उन्हें चुनावों में एक मजबूत ताकत बनाता है। लेकिन हाल के वर्षों में भाजपा ने हिंदू वोट को लुभाने के अलावा राज्य के मुसलमानों को एक खतरे के रूप में पेश करके ईसाई वोट के एक हिस्से को जीतने की कोशिश की है। लेकिन भाजपा और उनके सहयोगियों को उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में बड़ा नुकसान हुआ, जबकि वहां कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन ने, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शामिल है, सभी ने राज्य की 48 सीटों में से 30 सीटें जीती हैं। परंपरागत रूप से भाजपा ने क्षेत्रीय शिवसेना पार्टी के साथ साझेदारी की है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में यह गठबंधन टूट गया और आलोचकों ने भाजपा पर शिवसेना के भीतर दरार पैदा करने का आरोप लगाया। इसे महाराष्ट्र के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। 2019 में भाजपा ने कर्नाटक में 28 संसदीय क्षेत्रों में से 27 पर जीत हासिल की, जबकि एनडीए से जुड़े 2 अन्य उम्मीदवार भी जीते। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। हालांकि पिछले साल कांग्रेस ने राज्य विधानसभा के लिए चुनाव जीता था, लेकिन एग्जिट पोल ने 2019 के नतीजों को दोहराने की भविष्यवाणी की थी। खासकर भाजपा के क्षेत्रीय जनता दल सेकुलर पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद। हालांकि इस साल जबकि भाजपा सबसे बड़ी विजेता के रूप में उभरी, उसने केवल 17 सीटें जीती। जेडीएस ने 2 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की और कांग्रेस ने 10 सीटें जीती है।